लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के सेशन हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 2 के एमसीक्यूज कवर करेंगे, जिसमें हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जैसे टॉपिक्स देखेंगे विद देयर ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स के एमसीक्यूज को कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट अस लर्न टुगेदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वाटर है ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, फ्लोरिनेटेड गैसेस एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये एक पोल्यूटेंट है। अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, दीज आर द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर दैट रेज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट्स सच एज द अर्थ। अब हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज द सनलाइट, और सनलाइट अर्थ पे आ रही है, तो कुछ रेस अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगी सनलाइट की, और कुछ वापस स्पेस में चली जाएंगी, और कुछ ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर लेती है। दिस आर दी ग्रीन हाउस गैसेस जो कि कुछ सन की रेस को ट्रैप करती हैं, ताकि हमारी अर्थ फ्रीज ना हो पाए। अगर सारी हीट वापस स्पेस में चली जाएगी तो अर्थ विल बी फ्रीजिंग और रहने लायक नहीं रहेगी। तो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस इस हीट को ट्रैप कर लेते हैं, सो दैट दिस इज व्हाट इज नॉन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि हमारी अर्थ के लिए अच्छा है। बट अभी क्या हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फ्लोरिनेटेड गैसेस एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि एमिशंस फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से मीथेन निकल रही है, फ्लोरिनेटेड गैसेज रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर्स से, फॉर्म्स एंड एरोसोल कैन से, नाइट्रस ऑक्साइड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, ट्रांसपोर्टेशन से, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो रही है, जिससे ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो इस वजह से ये गैसेज हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लोरिनेटेड गैस? तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा फ्लोरिनेटेड गैसेस आर दी ग्रीन हाउस गैसेस, एंड इनमें से फर्स्ट थ्री हैं फ्लोरिनेटेड गैसेस: हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जो कि है फ्लोरिनेटेड गैसेस, ग्रीन हाउस गैस। एंड नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो a greenhouse gas but not a fluorinated gas. Headquarters of UNEP, United Nations Environment Program, is located in which of the following countries? तो UNEP का हेडक्वार्टर है इन कीनिया, जो कि है नायरोबी में। कीनिया एक कंट्री है और उसमें नायरोबी में यूएनईपी का हेडक्वार्टर्स है। अगर हम यूएनईपी की बात करें, फर्स्ट मेजर एफर्ट दैट कंसीडर्ड क्लाइमेट चेंज अ रियल इशू वाज 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। हम क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस की बात करें तो फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 1972 में, दैट इज नोन एज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसने एस्टैब्लिश किया था यूएनईपी को इन 1972। तो यूएनईपी का जन्म कहाँ से हुआ था? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से। तो इस फैक्ट को हमें याद रखना है। अगर हम क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस की बात करें तो ये ऑलरेडी हम एक सेपरेट क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट फॉर योर रिवीजन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट भी कहा जाता है, और यहाँ से एस्टैब्लिश हुआ था यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। उसके बाद 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई थी, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था। उसके बाद 1992 में रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको अर्थ समिट भी बोला जाता है, और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यहाँ से आया था रियो डेक्लेरेशन, एजेंडा 21 एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। इन तीनों को हम नेक्स्ट एमसीक्यूज में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसका 1997 में न्यूयॉर्क समिट हुआ था, जिसको रियो प्लस 5 भी कहा जाता है, टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21। उसका 2002 में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ था, जिस जोहानिसबर्ग में, जहाँ पे फ्रेमवर्क बना था फॉर अचीविंग 8 मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स। एंड लास्टली 2012 में यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ से जन्म हुआ था 17 एसडीजीज का।
तो इन 17 एसडीजीज को भी हम एक सेपरेट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग वहां से इसको पढ़ सकते हैं। सो दिस इज द क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस। इसको हमें ब्रीफली थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कौन सी कॉन्फ्रेंस कौन से ईयर में हुई थी। द फ्यूचर वी वांट डॉक्यूमेंट वाज आउटकम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग समिट्स। लास्ट स्लाइड में हमने क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस देखा, तो ये रिपोर्ट फ्यूचर वी वांट डॉक्यूमेंट ये आउटकम थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि 2012 में हुई थी, और यहीं से जन्म हुआ था 17 एसडीजीज का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। विच ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। तो हमने देखा था 1992 में रियो समिट हुआ था, रियो और अर्थ समिट हुआ था, जहां पे रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21 एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, और ये एस्टैब्लिश किया था वर्ल्ड बैंक ने इन वाशिंगटन डीसी। तो हमें याद रखना है 1992 रियो और अर्थ समिट, जहां से रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21 एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी बाय वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश हुआ था। तो हम देख सकते हैं इट इज अ मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट फंड that provides grants for projects related to UNFCCC, UNCBD, UNCCD, Minamata Convention on Mercury, and Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ऑफ वर्ल्ड बैंक 5 ऑर्गेनाइजेशंस को, प्रोजेक्ट्स को ग्रांट्स देती है, UNFCCC, UNCBD, UNCCD एंड मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी, एंड लास्ट स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। तो इस फैक्ट को हमें याद रखना है। Rio Declaration led to the establishment of, तो Rio Declaration led to the establishment of all of the above. यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है वो एवरी 2 ईयर होती है, एंड यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसकी कॉन्फ्रेंस भी पार्टीज हर 2 साल में एक बार होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, यूएनएफसीसीसी हर साल होती है, यूएनसीबीडी एंड यूएनसीसीडी हर 2 साल में एक बार होती है। Which of the following countries launched Born Challenge along with IUCN? तो कौन सी कंट्रीज ने बॉर्न चैलेंज को लॉन्च किया था along with IUCN? तो ये लॉन्च किया था जर्मनी ने। इस फैक्ट को याद रखना है, बॉर्न चैलेंज जर्मनी प्लस IUCN दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है। अगर हम बॉर्न चैलेंज की बात करें तो ये 2011 में लॉन्च हुआ था। इट इज अ ग्लोबल एफर्ट टू रिस्टोर 150 million hectares of the world's degraded and deforested land by 2020 and 350 million hectares by 2030। तो एक ग्लोबल एफर्ट है जिससे 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द वर्ल्ड्स जो कि लैंड डिग्रेड हो चुकी है, डिफोरेस्ट हो चुकी है, उसको 2020 तक रिकवर करना, एंड 350 बाय 2030। इसी के साथ साथ हमें पता होना चाहिए यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेसिटिफिकेशन, जो कि एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है टू कॉम्बैट डेसिटिफिकेशन एंड मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट। तो सिमिलरली बॉर्न चैलेंज का भी यही ऑब्जेक्टिव था। तो अगर हम यूएनसीसीडी कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये हर 2 साल में एक बार होती है, और COP14 हुई थी इन 2019 इन न्यू दिल्ली, जहां पे इंडिया ने प्लेज किया था कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को रिस्टोर करेंगे बाय 2030। उसके बाद लास्ट ईयर COP15 हुई इन अबिजान कोटे डिविर, 2022 में हुई इन अबिजान कोटे डिवायर, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, और इसकी थीम थी लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी, और इस साल ये कॉन्फ्रेंस होगी इन सऊदी अरेबिया। तो इस फैक्ट को भी हमें याद रखना है। UNCBD COP16 2024 is scheduled to be held in which country? तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इस साल होगा इन सऊदी अरेबिया, और यहाँ पे पूछा गया यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस इस साल कहाँ होगी? तो ये होगी इन टर्की। UNCBD की कॉन्फ्रेंस होगी टर्की में, एंड UNCCC कॉम्बैट यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इसकी होगी इन सऊदी
अरेबिया। तो हमने दोनों को याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें, इट इज एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन हैविंग 3 goals। तो इसके 3 गोल हैं: द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। अब हम देख सकते हैं इसके 3 सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल्स भी हैं: कार्टाजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एंड 5 आइची बायोडाइवर्सिटी टारगेट। तो एग्जाम में हमें पूछा जा सकता है कि कार्टाजिना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल एंड आइकी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स किस कन्वेंशन के अंडर आते हैं। तो ये आते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इसकी सीओपी भी हर 2 साल में एक बार होती है। सीओपी 11 हैदराबाद इंडिया में हुई थी 2012 में। उसके बाद सीओपी 15 हुई थी इन मॉन्ट्रियल कनाडा, 2022 में। और यहाँ पे अडॉप्ट हुआ था कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 30/30, प्रोटेक्ट 30% ऑफ लैंड एंड ओशियंस बाय 2030। तो इसको याद रखना, एग्जाम में एक सिंपल सा पॉइंट आएगा कि 30/30 का मतलब क्या है। What do you mean by 30/30? So it is to protect 30% of land and oceans by 2030. And this year, this conference will be held in Turkey. इस फैक्ट को भी हमें याद रखना है। At UNFCCC COP28 2023 कॉन्फ्रेंस इन UAE, पहला फैक्ट तो यही याद रखना है कि UNFCCC की कॉन्फ्रेंस 2023 की हुई थी दुबई यूएई में, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया था। विच कंट्री प्रपोज्ड ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस? तो कौन सी कंट्री ने ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस प्रपोज किया था? ये प्रपोज किया था इंडिया ने। इंडिया ने इसी के साथ साथ ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव भी प्रपोज किया था। तो दोनों फैक्ट याद रखना है, ग्लोबल सिटीज अलायंस, रिवर सिटीज अलायंस एंड ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, दोनों को इंडिया ने प्रपोज किया था इन COP28 कॉन्फ्रेंस इन यूएई। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC is an international environmental treaty to combat dangerous human interference with the climate system, in part by stabilizing greenhouse gas concentrations in the atmosphere। तो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि ग्रीन हाउस गैसेज एज सच हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छी होती है, बट अभी क्या हो रहा है, जैसे कि CO2 है, तो ये जितना होना चाहिए उससे ज्यादा एमिट हो रहा है। CO2, मीथेन, फ्लोरिनेटेड गैसेस, रेफ्रिजरेटर से निकलती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज थे। तो ये ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दे रही है, इस वजह से हमारे लिए डेंजरस है। सो दिस इज द UNFCCC क्लाइमेट चेंज COPs, जो कि होती है एनुअली। इसको हमने याद रखना है ब्रीफली। COP1 बर्लिन मैंडेट, यहाँ पे ब्लूप्रिंट आया था टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। COP3 1997 में हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल, लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल था फॉर कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। उसके बाद COP7 2001 मरक्किश अकॉर्ड, जहाँ पे अडेप्टेशन फंड एस्टेब्लिश हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट है COP8, तो ये हुई थी इंडिया में। COP8 हुई थी 2002 न्यू दिल्ली में। उसके बाद COP16, यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड एस्टेब्लिश हुआ था इन मैक्सिको। उसके बाद COP21 2015, जहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट, लीगली बाइंडिंग जो एग्रीमेंट था टू रिड्यूस एवरेज टेम्परेचर टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। तो इस चीज को याद रखना है, पेरिस एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद COP26 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, जहां पे इंडिया ने टारगेट दिया ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। तो एग्जाम में हमें सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का क्या टारगेट है टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन। सो दिस इज 2070। उसके बाद COP27 हुआ इजिप्ट में, जहां पे एस्टेब्लिश हुआ लॉस एंड डैमेज फंड। एंड लास्ट ईयर ये हुआ था इन दुबई 2023 में, जहां पे कंट्रीज ने प्लेज किया टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि कंट्रीज कि किसी भी कॉन्फ्रेंस में कंट्रीज ने ये प्लेज किया कि हमें फॉसिल फ्यूल्स को कम करना है और ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर पावर, विंड पावर, इन चीजों को बढ़ावा देना है। एंड नेक्स्ट ईयर ये कॉन्फ्रेंस होगी इन बाकू अजरबैजान। तो हमें तीनों कॉन्फ्रेंस का याद रखना है। UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये होगी
सऊदी अरेबिया में। यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये होगी टर्की में, 2024 में ही होंगी सारी कॉन्फ्रेंसिस। एंड यूएन एफ ट्रिपल सी ये होगी इन बाकू अजरबैजान। तो तीनों कॉन्फ्रेंस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को हमें याद रखना है। ओजोन इज अ पेल ब्लू गैस विथ केमिकल फॉर्मूला। तो ओजोन एक पेल ब्लू गैस है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है O3। अगर हम ओजोन की बात करें तो दो तरह की ओजोन होती है, एक तो होती है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो हमारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होती है। सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में इसकी कंसंट्रेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ ओजोन लेयर, जो कि सन की हार्मफुल रेस को, जो कि यूवीबी रेडिएशन है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं गुड ओजोन। तो फर्स्ट हमें याद रखना है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, जो कि ओजोन लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है इन द स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि सन की हार्मफुल रेस, जो कि यूवीबी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए इसको बोला जाता है गुड ओजोन। सेकंड है ग्राउंड लेवल ओजोन, जिसको सरफेस और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी कहा जाता है, जो हमारी धरती पे ग्राउंड पे अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट, जो कि फॉर्म होती है टू प्राइमरी पोल्यूटेंट से, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड स्टैग्नेंट एयर। सो इट इज अ पोल्यूटेंट। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ग्राउंड लेवल ओजोन एक पोल्यूटेंट है जो कि सरफेस धरती पे प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए इसको बैड ओजोन और फोटोकेमिकल स्मोग और सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी कहा जाता है। बैड ओजोन और फोटोकेमिकल स्मोक और सेकेंडरी पोल्यूटेंट, तो एक एक टर्म को हमें याद रखना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आर यूज्ड। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है जो यूज होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फॉर्म्स, ट्यूबलेस टायर्स में नहीं यूज होते, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड एरोसेल कैंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली 3। और ये रेफ्रिजरेटर्स में भी यूज होती हैं। तो हम देख सकते हैं ओजोन, यहाँ पे हम ओजोन डिप्लीशन जो स्ट्रेटोस्फेयर में हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, जो ओजोन लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, वहां पे ओजोन डिप्लीट हो रही है बिकॉज ऑफ द मैन मेड गैसेस जो ओजोन लेयर पे पहुंचती हैं। क्लोरीन डेरिवेटिव्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ब्रोमीन डेरिवेटिव्स, मिथाइल ब्रोमाइड, हेलोन्स एंड हाइड्रो ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइक्लोरोएथेन। सो ये गैसेज है जो मैनमेड गैसेज है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही हैं, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेस से। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो हार्मफुल यूवी रेस अर्थ तक पहुंचेगी, इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रोटेक्ट आवर ओजोन लेयर। इसी के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था दैट इज रिलेटेड टू द ओजोन लेयर डिप्लीशन। सो वी कैन सी 1985 में वियना कन्वेंशन साइन हुई थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, बट ये लीगली नॉन बाइंडिंग थी। जिसके बाद 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर साइन हुई, जो कि एक लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल था टू फेज आउट और स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। तो 1985 में वियना कन्वेंशन साइन हुई थी एंड 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, जिसमें ये कहा गया था कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को या तो फेज आउट करना है या इसकी प्रोडक्शन को स्टॉप करना है। उसके बाद 2016 में किगाली अमेंडमेंट साइन हुई टू दी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो भी सब्सटेंसेस थे जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रो ऑक्साइड्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ट्राइक्लोरोएथेन, ये सब की जगह हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज करने लग गए जो कि नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे। बट बाद में हमें ये पता चला कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है वो आर इटसेल्फ अ पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस। ये हम सब्सटीट्यूट तो यूज कर रहे हैं बट वो सब्सटीट्यूट ओजोन डिप्लीशन नहीं कर रहा है बट ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ावा दे रहा है, तो इसको भी हमें कम करना है। इसलिए किगाली अमेंडमेंट साइन हुई 2016 में, जिसमें यह लिखा गया कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस वाली सब्सटेंसेस को भी कम करना है। तो इट एड्स हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो कि नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे, जो कि यूज हो रहे थे इंस्टेड ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, टू द लिस्ट ऑफ केमिकल्स दैट कंट्रीज आल्सो नीड्स टू फेस डाउन। कि इसको भी हमें कम करना है बिकॉज दीज आर इटसेल्फ
powerful greenhouse gases. विच ऑफ द फॉलोइंग स्मोक इज नोन एज लंडन स्मोक। तो लंडन स्मोक किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है सल्फुरस स्मोक को। तो इस टर्म का याद रखना, लंडन स्मोक इज ऑल्सो नोन एज सल्फुरस स्मोक। और फोटोकेमिकल स्मोक को बोला जाता है लॉस एंजलिस स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक होती है बैड ओजोन, जिसे सरफेस और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी कहा जाता है। ये अर्थ पे प्रेजेंट होती है, धरती पे, बैड ओजोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो इनमें से कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है? तो इनमें से सेकेंडरी पोल्यूटेंट है सरफेस ओजोन। हमने पढ़ा था सरफेस ओजोन, जब बैड ओजोन, जब फोटोस्फेरिक ओजोन, जब ग्राउंड लेवल ओजोन, ये बनता है नाइट्रस ऑक्साइड्स एंड वोल्केनिक ऑर्गेनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से। हम यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली एमिट होते हैं फ्रॉम द सोर्स, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम इनएफिशिएंट फ्यूल बर्निंग, सल्फर डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली एमिट नहीं होते बट फॉर्म होते हैं बाकी पोल्यूटेंट के साथ, जैसे कि सरफेस ओजोन, एसिड रेन एंड पेरोक्साइड नाइट्रेट, जिसे पैन भी कहा जाता है। तो इसका डिफरेंस याद रखना प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का। हाउ मेनी पोल्यूटेंट्स आर कंसीडर्ड इन द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने पोल्यूटेंट्स कंसीडर किए जाते हैं? तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में टोटल 8 पोल्यूटेंट्स कवर किए जाते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, NH3 एंड लेड। तो 8 पोल्यूटेंट्स कंसीडर किए जाते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में। उसके बाद नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में 12 किए जाते हैं, 12 इन द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इस 8 के अलावा निकल, आर्सेनिक, बेंजीन एंड बेंजोपाइरिन। उसके बाद नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में PM10 एंड PM25 को रिडक्शन करनी है टू 30% by 2019 and 2024। एंड लास्ट इज नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जिसमें 4 पोल्यूटेंट्स को मॉनिटर किया जाता है, PM10, PM2.5, NO2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इन चारों को अच्छे से याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं। So that is it for this session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. इसकी PPT का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत।